निशा काम खत्म करके बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। पुणे से सविता चाची का फ़ोन था। बेटी, आके अपने बाबा को यहाँ से लेके जाओ, बीमार रहते हैं और कमज़ोर भी हो गए हैं। हम भी अब जवान नहीं रहे, उनका सब करना मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के आखिरी दिन अपने बच्चों के साथ बिताए तो अच्छा होगा। निशा बोली, ठीक है चाची, इस रविवार आके हम लेके जाएंगे उनको मुंबई। थोड़ी इधर उधर की बातें करके निशा ने फ़ोन रख दिया। बाबा 3 भाइयों में से एक थे। खानदानी घर था, तीनों भाई उधर ही रहते। निशा और उसका छोटा भाई अजय अपने परिवार के साथ मुंबई रहते। 3-4 साल पहले अजय को फ्लैट लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। बाबा ने अपने भाइयों से बात करके अपने तीसरे हिस्सों का पैसा लिया। थोड़ा पैसा अपने खाने पीने और कपड़ों के लिए रखे और बाकी के सारे पैसे अजय को दिए। मुंबई आने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए जब तक जिंदा है तब तक उन्होंने उनके लिए एक रूम बचा कर रखी थी। निशा को लगा माँ के चले जाने से वे अकेले पड़ गए होंगे, पर अपने पुराने दोस्तों और लोगों में उनका मन रमता। दोनों चाचियाँ भी उनका ध्यान रखती। मुंबई में हम भाई बहन का अच्छा चल रहा था। रविवार को निशा और अजय सिर्फ दोनों ही पुणे गए। निशा के पति एक व्यस्त डॉक्टर थे। महीने की लाखों कमाई थी उनकी। उनको ऐसा छुट्टी लेके जाना नहीं जमता। बीमारी छुट्टी देकर थोड़ी आती है। अजय की पत्नी उमा ऊंचे खानदान से है। बड़े बड़े लोगों के परिवार में उसका उठना बैठना रहता है। उसको परिवार के इस छोटे मोटे लफड़ों में पड़ना पसंद नहीं। पूरे सफर में अजय गुमसुम बैठा था। यह ध्यान में आते हुए निशा बोली, इतना परेशान मत हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उम्र हुई है इसलिए थोड़े कमजोर हुए हैं, ठीक हो जाएंगे। अजय गुस्से से बोला, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पता नहीं चाचा को क्या परेशानी है। 2-4 साल और संभालते। अब घरों की कीमत कितनी बढ़ गई है। उस टाइम बहुत कम पैसों से तीसरा हिस्सा अपने नाम पे किया उन्होंने। निशा उसे शांत करते हुए बोली, ठीक है ना, उस टाइम पे जो रेट था उसके हिसाब से ही दिए हैं पैसे। अब बाबा अपने आखिरी दिन उनके बच्चों के साथ बिताने से उनको भी अच्छा लगेगा। उस पर अजय तिलमिलाते हुए बोला, दीदी आपको ये बात करना बहुत आसान लगता है। 3 रूम के फ्लैट में कहाँ रखूंगा मैं उन्हें। उमा बहुत किटकिट करेगी। उसने तो पहले से ही बता दिया है कि वो बाबा का कुछ नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां सब मांगने के लिए खड़ी ही रहती है, तो माँ बाप का करने के लिए क्यों पीछे रहती है। लड़कियों की पढ़ाई और शादी में कितना खर्चा होता है। तुम क्यों नहीं लेके जाती बाबा को। तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है, जीजू की लाखों की कमाई है। निशा को अजय की ये बातें अच्छी नहीं लगी। पैसे लेते टाइम पे कितना बोल रहा था बाबा को कि आपको किसी चीज की कमी होगी तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं फौरन चला आऊंगा। नाम के लिए सिर्फ थोड़े से पैसे रखे थे बाबा के पास और बाद में कभी गया ही नहीं उनका हालचाल जानने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं लेके जाऊंगी बाबा को अपने घर, निशा ने कहा। ठीक है ना, इसको क्या कमी है। इतना बड़ा घर और पति का इतना बड़ा हॉस्पिटल। पिता समान ससुर को सहारा दिया तो क्या हुआ। अजय मन ही मन बड़बड़ाया। बाबा को देख के निशा की आंखें भर आई। वे बहुत कमजोर और लाचार दिख रहे थे। उनको गले लगाते हुए बोले, पहले फोन करवाते तो कब का आ जाती आपको लेने के लिए। बाबा बोले, तुम्हारा घर संसार है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था मैं। वैसे भी मुंबई में आकर किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता मैं। निशा बाबा को अपने घर लाती है। निशा के पति रात को देर से घर आते हैं। तब तक बच्चे और बाबा सो गए थे। खाना खाने के बाद अनिश शांति से कुर्सी पे बैठा था। तब निशा अनिश को बताती है, बाबा को मैं यहाँ लाई हूँ। अजय का घर थोड़ा छोटा है तो उसको दिक्कत आ रही है। अनिश का मूड एकदम से बदल गया। चिल्लाते हुए बोला,
यहाँ लेके आई है मतलब क्या? तुम्हारे बाबा की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है। मैंने इतना बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया। प्रॉपर्टी के पैसे लेते टाइम नहीं सोचा साले साहब ने कि बाबा की भी सेवा करनी होगी। रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, फालतू खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। पति का ये नया रूप निशा पहली बार देख रही थी। बोली, आप दिन रात बीमार लोगों की सेवा करते हो। मेरे पिताजी के लिए आपके घर में, आपके मन में इतनी सी भी जगह नहीं है? इस पर अनीश और गुस्सा होकर बोला, आदमी बीमार पड़ता है और ठीक होने के लिए पैसा देता है। मैं इलाज करता हूँ और उसके पैसे लेता हूँ। यह व्यवहार है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं। ये मेरा काम है, ये मेरी रोजी रोटी है। अच्छा यही है कि 1-2 दिन में तुम्हारे पिताजी को अजय के घर छोड़ाओ। निशा को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जिस पति का इतना सम्मान करती थी, वो ऐसा बोल रहा है। उसे लगा, क्यों मैंने अपने भाई और पति पर इतना भरोसा किया? क्यों उसने एक एक पैसों का हिसाब नहीं रखा? मेरी नौकरी अच्छी थी, लेकिन अनीश ने पहला बच्चा होते ही, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आराम से घर पर रहकर बच्चों को संभालना, ऐसा बोल के छुड़वाई। आज वो नौकरी करती तो उसके पास कुछ पैसे बचे रहते, या फिर इन 10 सालों में घर में पूरे दिन काम करने के बदले पैसों की मांग करती तो आज उसके पास इतने पैसे जमे रहते कि वो अपने दम पर अपने बाबा को संभालती। वैसे उसके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे जमा होते थे, लेकिन पूछे बगैर पैसा निकालने की इजाजत उसे नहीं थी। भाई को भी शादी का खर्चा काट के जो पैसा बचता, उसी का आधा हिस्सा मांगने का मन करता, जो बाबा का ख्याल रखने में काम आता। निशा अजीब सी कश्मकश में फंसी थी। दूसरे दिन अनीश हॉस्पिटल में जाते ही निशा बाबा के रूम में नाश्ता लेकर गई तो बाबा सामान बांधकर बैठे थे। उदास होके बोले, मेरे लिए अपना संसार खराब मत करो। मेरे कितने दिन बचे हैं मुझे भी नहीं पता। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात की है। मेरे पास जो पैसे बचे हैं उसमें वो मुझे रखने के लिए तैयार है। ये लो, ये पता लो और मुझे वहाँ पे छोड़ आओ और निश्चिंत होकर अपना संसार संभालो। निशा समझ गई कि बाबा का शरीर कमजोर हुआ है, दिमाग नहीं। दामाद काम पे जाने से पहले उनसे मिलके नहीं गए। इससे उन्हें पता चला कि उनका यहाँ आना दामाद को पसंद नहीं आया। क्या जवाब देती? चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए गए पते पर छोड़ने गई। वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाबा उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, परेशान मत हो। परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण कहाँ होता है। मैं यहाँ मेरे हम उम्र के लोगों में खुश रहूंगा। बाबा को वृद्धाश्रम छोड़े 3 दिन हो चुके थे। निशा को किसी से बात करने का या खाने पीने का मन नहीं होता था। फोन करके पूछताछ करने की भी हिम्मत नहीं होती कि बाबा कैसे हैं। इतना अपराधी लगता कि किस मुंह से पूछती। वृद्धाश्रम से फोन आता है, बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह के 10 बजे थे। बच्चे पिकनिक गए थे। वे रात के 8-9 बजे आने वाले थे और अनीश तो 10 बजे ही आता है। किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। किसको क्या बताती? अजय ऑफिस गया होगा, उसे खामखा छुट्टी लेनी पड़ेगी। पूरे सफर में वो बस रोए ही जा रही थी। उसे बताना मुश्किल हो रहा था कि वो अपने पापा के जाने के दुख में रो रही थी या अपने विवशते पे। बाबा के आखिरी काल में वो उनकी सेवा नहीं कर सकी। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अनीश ने उसके पिता को सम्मान और सहारा दिया होता
तो वो अपने मन से अनिश को भगवान समान मानती। वृद्धाश्रम के संचालक की मदद से निशा ने बाबा की सब विधियां निभा ली। वे बोल रहे थे, रिकॉर्ड के अनुसार इनके बेटे, बहू और दामाद को भी बताते तो अच्छा होता। अब तक वो थोड़ी सी संवर गई थी। बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बेटा, ना बहू और ना ही दामाद। एक बेटी है, वो भी सिर्फ नाम की। संचालक अपने नियमों के अनुसार बोले, इनके परिवार वालों को इस दुख से बाहर आने की शक्ति मिले और बाबा की आत्मा को शांति मिले। निशा सोच रही थी, उनकी आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले उनका सबसे भरम जो टूटा था, वे समझ चुके होंगे कोई किसी का नहीं होता, तो उनका आत्मा अशांत कैसे रहेगा। और हाँ, परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं बहन और पत्नी का रिश्ता कैसे वैसे करके निभा सकूं। एक पैसा ही ऐसी चीज है जो सब रिश्तों का रिश्ता निभाता है। मैं भी एक लड़की हूँ, पर एक बात बताती हूँ, हर इंसान को अपने प्यार के खातिर अपने हाथ का सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचा के रखना चाहिए। बाद में वो सब बच्चों का ही रहेगा, लेकिन जिंदा रह के मरने से अच्छा अपने हाथ में कुछ संभाल के रखें, ताकि कठिन समय में हम अपने आप को संभाल सकें।